हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। सो आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर दोनों इसे पढ़ते हैं। आज हम सिविल इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे, बट मैकेनिकल वाले भी पढ़ सकते हैं क्योंकि बेसिक्स हर जगह सेम होता है। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फर्दर हम रोज एक एक क्लास लेते हुए काफ़ी आगे तक जाने की कोशिश करेंगे। पूरा सिलेबस कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स किसी भी वजह से किसी भी बड़ी कोचिंग में नहीं जाना चाहते, तो वो एक बार अपने दोस्त को ये वीडियो दिखा दें और उनसे पूछे कि क्या कोचिंग में यही पढ़ा रहे हैं। 100% आंसर यही रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ आइए, शांति से पढ़िए जो पढ़ाया जा रहा। लास्ट में मैं हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ गेट ईएससी के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। आपको समझ में आएगा कि अगर आप पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो मीन्स पढ़ने से तो कोई फ़ायदा है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। आप चाहे जितना पढ़ते रहिए, जब तक क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम ही नहीं निकलेगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। गेट और ईएससी में ये 15 नंबर के आसपास कवर करता है। तो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, पहला है फ्लूइड, सेकेंड है मैकेनिक्स। तो फ्लूइड क्या होता है, बेसिक से हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और आगे मूव करते रहेंगे। तो फ्लूइड जहाँ तक बात है, व्हाट इज फ्लूइड। तो आपने पढ़ा होगा मेटल्स के बारे में। मेटल्स कितने होते हैं पढ़ा होगा, 3 टाइप के बेसिक। कक्षा 5वीं 6वीं में पढ़ा दिया जाता है। 5वीं 6वीं ज़्यादा बोल दिया, 2 3 में पढ़ा दिया जाता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये 3 जो होते हैं, इनमें लिक्विड और गैसेस को हम कहते हैं फ्लूइड। मीन्स फ्लूइड मतलब ये होता है विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो ये होता है फ्लूइड। तो यहाँ पर एज अ सिविल इंजीनियर हम लिक्विड्स पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, गैस को हम थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। लिक्विड क्योंकि हमें जो भी फील्ड में कहीं पर भी प्रॉब्लम्स मिलती है वो लिक्विड से रिलेटेड मिलती है। लिक्विड में मैक्सिमम किससे, वाटर से, क्योंकि हमें वाटर से बहुत ज़्यादा डील करना पड़ता है। इसीलिए इसके कुछ जो आपके कुछ कुछ सब्जेक्ट कहीं कहीं के पर होते हैं, हाइड्रोलिक्स होती है। तो ये जो भी है हाइड्रोलिक्स एंड अदर, तो ये सारा कुछ मिलाकर फ्लूइड मैकेनिक्स ही होता है। तो फ्लूइड आप समझ गए होंगे, लिक्विड और गैसेस को हम फ्लूइड कहते हैं। मैकेनिक्स, जो मैकेनिक्स की बात, मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स स्टडी ऑफ मटेरियल और एनी ऑब्जेक्ट अंडर फोर्सेस। मीन्स कि जिस पर फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उसकी स्टडी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ, स्टडी ऑफ मटेरियल और एनी ऑब्जेक्ट अंडर फोर्सेस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कभी कभी इंटरव्यूज में ऐसे ही पूछ लिया जाता है, बस ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है कि, लेकिन फ्लूइड के बारे में आपको पता होना चाहिए फ्लूइड किसे कहते हैं। यहाँ पर सॉलिड तो बह नहीं पाता, इसलिए लिक्विड और गैसेस को हम फ्लूइड कहते हैं। जो आगे हम पढ़ेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होगा, आप लोग इसको पढ़ते होंगे कि मैकेनिक्स किसे कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो ये अलग सब्जेक्ट, काफ़ी आगे हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। बिना फ्लूइड की प्रॉपर्टीज जाने हम फ्लूइड को टैकल नहीं कर पाएंगे। हम पहले ही प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे। डेंसिटी, पहली प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रो। तो डेंसिटी जो होती है, मैं बेसिक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, आप बस 2 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा,
आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं m/v। समझ गए? तो अगर हम ऐसा बोलें कि v मीटर क्यूब में m kg मास आता है, तो एक में कितना आएगा? एक में आएगा m/v। तो यहां से जो हमें पता चल रहा है, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम है, डेंसिटी एक यूनिट के लिए m/v आ गया, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम है हमारे पास डेंसिटी, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक बातें, बट अब एग्जाम में कहाँ से आता है, या जो हमारे पास गेट और ये सब होता है उसमें कहाँ से आता है? तो यूनिट और जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, तो यूनिट क्या होगी? मास अपॉन वॉल्यूम। मास हम किस में नापते हैं? केजी में। वॉल्यूम किस में नापते हैं? मीटर क्यूब में। तो केजी पर मीटर क्यूब, ये हो गया हमारे पास यूनिट। और डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास हो गया, मास का होता है m, मीटर को लेंथ में नापते हैं l, -3 ऊपर आ जाएगा तो ml-3, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। तो अब ये भी ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन आने लगे, जैसे यूपीपीएससी एई में आया था कि और ईएससी में भी ऑब्वियसली बात है ये क्वेश्चन आ चुका है कि डेंसिटी ऑफ वाटर से काफी क्वेश्चन आते हैं। सो डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है रो डब्ल्यू, वाटर को हम डब्ल्यू दिखाते हैं, वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये होता है। सो जो क्वेश्चन ईएससी में आया था वो आया था कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर आता है, बट यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 1000, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, रो डब्ल्यू 1000 kg पर मीटर क्यूब की जगह हम अगर 1000 लीटर लिख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा रो डब्ल्यू 1000 kg अपॉन 1000 लीटर, ठीक। तो 1000 अगर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 kg पर लीटर। इसका क्या मतलब हुआ 1 kg पर लीटर? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 लीटर पानी लेते हैं और हम उसका वेट करते हैं तो वो 1 किलो निकलेगा। समझ रहे हैं? और या फिर 1 किलो पानी लेते हैं अगर हम, तो वो 1 लीटर ही निकलेगा। मतलब 1 kg पर लीटर, 1 kg पर 1 लीटर, ठीक है। तो ये होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके घर वालों ने कभी कभी कहा होगा दूध लाने के लिए 1 किलो दूध ले आओ, तो वो कुछ गलत नहीं बोलते हैं, ठीक है। वो 1 लीटर को ही 1 किलो बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझने की बात है। तो ये क्वेश्चन और ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो हमने एसआई यूनिट देख ली यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी एसआई यूनिट थी, तो रो डब्ल्यू इक्वल टू थी 1000 kg पर मीटर क्यूब। रो डब्ल्यू मीन्स वाटर की, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 kg पर लीटर लिख सकते हैं। जो अभी हमने देखा था 1000 कर दिया था तो 1 हो गया। तो सीजीएस में सेम बात हो जाएगी। सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम पर मिलीलीटर ml, 1 ग्राम पर ml, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं 1 ग्राम
पर सीसी। सीसी जो सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा सीसी मतलब क्या, सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लिखते हैं सीसी। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 1 ml जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 cc के बराबर होता है, ठीक है। तो ये CGS में यूनिट हो गई और ये SI की यूनिट हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी का कुछ पार्ट। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो होती है हमारी, जो सेकंड हम बोल सकते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारे पास स्पेसिफिक वेट, और इसी को हम कहते हैं यूनिट वेट, ठीक है। इसे हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्पेसिफिक वेट या यूनिट वेट क्या होता है? सो गामा इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। जैसे आपको यहाँ पर वेट वेट वर्ड दिख रहे होंगे, तो वेट अपॉन वॉल्यूम। तो सेम इसको भी हम कह सकते हैं कि वी मीटर क्यूब वॉल्यूम में अगर डब्लू वेट आता है तो एक में कितना आएगा, W/V, ठीक है। अब एक चीज आप बताइए कि यहाँ पर वेट की बात आ रही, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्ड्स हमें समझ में आ रहे होंगे, मास और वेट। तो मास और वेट में क्या डिफरेंस है? तो बहुत लोग ये इंटरव्यू का काफी फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। तो आप बताएंगे मास। सो मास रिप्रेजेंट क्वांटिटी, ठीक है। मास ओनली रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी, बट वेट represents एक्चुअल फोर्स। एक्चुअल फोर्स मतलब m/g। ये जो g है ग्रेविटेशन फोर्स, मास में जब मल्टीप्लाई होता है तो ये कहलाता है वेट। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि वेट बड़ा है कि मास बड़ा है, ज़्यादा होता है, तो आप हमेशा बताएंगे कि वेट ज़्यादा होता है, क्योंकि आप देख रहे हो मास में जब g मल्टीप्लाई हुआ मीन्स 9, और कितना बड़ा होता है, 9.81 g इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमारा समझने की बात थी, इंटरव्यू का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है ये। तो वेट से याद आया कि जैसे हम लोग, आप लोगों को हर जगह पढ़ाया जाता है कि 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आता होगा ये न्यूटन कहाँ से फोर्स लग रहा है या क्या है। बट अगर मैं तुमको बोल दूं कि 1 किलो का फोर्स, तो आप इमेजिन कर पाओगे, क्योंकि आपने 1 किलो कहीं ना कहीं उठाया होगा या फील किया होगा। तो वो फीलिंग नहीं आती न्यूटन में, ये आपने बहुत बार देखा होगा। तो आज मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको सब फीलिंग आने लगेगी। तो 1 न्यूटन इक्वल टू वाट, ये भी एक बार एग्जाम में आ चुका है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। तो जैसे हमने बोला कि W इक्वल टू mg, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, g को यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 10 मान लेते हैं। तो 1 kg इंटू 10 बोल सकते हैं इसको, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या करते हैं हम इसको, तो 1 kg इक्वल टू या 10 न्यूटन, या फिर हम ये बोल देते हैं कि 9.81 को हम 10 में अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं। तो 1 kg इक्वल टू 10 न्यूटन। तो 1 न्यूटन कितना होगा, 1 न्यूटन होगा 1/10, या फिर जब ये ऊपर आएगा तो अप्रोक्सीमेटली होगा 1 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम, 100 ग्राम। तो याद रखिएगा 1 न्यूटन होता है लगभग 100 ग्राम के बराबर, ठीक है। वो भी कहाँ पर, एट अर्थ, मून पे नहीं, ठीक है। तो एट अर्थ।
तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लिख दे रहा हूँ जो आपको काफ़ी अच्छे से समझा पाएंगी। तो 100 ग्राम इक्वल टू 1 न्यूटन होता है, 1 kg इक्वल टू 10 न्यूटन होता है। आपको समझ में आ रहा होगा 10 न्यूटन का जहाँ भी बात की जा रही होगी 1 kg की बात की जा रही है। 100 kg इक्वल टू होता है आपका 1000 न्यूटन या 1 किलो न्यूटन। और 50 केजी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सीमेंट की बोरी 50 केजी की होती है, 500 न्यूटन ये होता है सीमेंट बैग। कल के दिन आपसे कोई पूछ ले कितने न्यूटन का होता है सीमेंट बैग, तो आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो हमारा सीमेंट बैग होता है वो 500 न्यूटन का होता है। तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, काफ़ी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि जो हमारा न्यूटन होता है वो क्या होता है, कितना फोर्स होता है। तो ये इंटरव्यू में कभी कभी काफ़ी कुछ पूछ लिया जाता है, तो मैंने इसलिए ये बता दिया। सो अब नेक्स्ट जो है यूनिट पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो यूनिट यूनिट क्या होगी, क्या था, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट का क्या हो गया, न्यूटन, जो अभी हम पढ़ रहे थे। वॉल्यूम का हमारे पास मीटर क्यूब, या फिर थोड़ी बड़ी यूनिट हमें लेनी है तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो गामा का जो डायमेंशनल फार्मूला हुआ, तो पता है डायमेंशनल फार्मूला कुछ इस तरह दिखाते हैं। तो न्यूटन का कितना हुआ, या वेट का ml T⁻⁻² अपॉन L3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला बन के आ जाएगा ml⁻² T⁻²। ये होता है हमारा डायमेंशनल फार्मूला। सो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन गामा एंड रो, ठीक है। या फिर क्या होता है, यूनिट वेट एंड डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी में हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो गामा हमने क्या पढ़ा, W/V पढ़ा। तो ये क्या था, mg/v लिख सकते हैं हम इसको, W को, वेट को mg। तो m/v इंटू जी हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं अलग अलग करके। तो m/v क्या था हमारे पास, रो था। तो ये हो गया रो जी, गामा इक्वल टू रो जी। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिससे आपके काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अगर हम वाटर की बात करें यहीं पर, तो गामा W इक्वल टू रो W इंटू जी, ठीक है। सिंपल हम रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 1000 kg पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू क्या होती है 9.81, ठीक है। तो 9.81 हमारे पास वैल्यू होती है। तो गामा डब्ल्यू जो हमारे पास आएगा, गामा वाई में समझिए, गामा डब्ल्यू जो हमारे पास आएगा वो होगा 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। या फिर हम इसे चेंज कर देंगे 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यहाँ किलो न्यूटन में हम चेंज करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000, तो 9.81 आ जाएगा। अगर हमने जी की वैल्यू 10 अप्रॉक्सीमेटली मान ली तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट रिलेशनशिप आ जाएगा गामा डब्ल्यू इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गई
यूनिट वेट और डेंसिटी में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, जी से नहीं करते हैं। वो जी हम करेंगे किसमें, सॉइल मैकेनिक्स। अभी आगे आप लोगों को पढ़ना होगा, कुछ लोग पढ़ चुके हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एस इक्वल टू होता है weight of any liquid upon weight of water of same volume at 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मीन्स जिसका आपको निकालना है वो ऊपर रखिएगा उसकी वैल्यू वेट, और वाटर की नीचे रखिएगा, और जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो यहाँ पर अगर हमने अभी तक जो देखा हुआ है उससे अगर हम निकालें तो गामा हमारे पास था W बाई बी। तो यहाँ से W निकल आ जाएगा गामा इंटू वी। ठीक है, तो S क्या आएगा, कोई लिक्विड मान लेते हैं L, तो गामा L इंटू वी एल, क्योंकि यहाँ पर वेट ऑफ एनी लिक्विड की बात हो रही, W की वैल्यू तो गामा इंटू वी है, और नीचे जो आ जाएगा वाटर का गामा W इंटू वी डब्ल्यू। तो ये एक छोटा सा रिलेशनशिप बन के आ जा रहा है। बट अगर हम पानी की बात कर लेते हैं तो पानी के लिए और क्या है, नहीं यहाँ पर जैसे गामा डब्ल्यू और ऊपर किसी लिक्विड की और नीचे वाटर की, बट वॉल्यूम क्या है दोनों के लिए, हमने क्या बोला है, सेम वॉल्यूम। मतलब अगर 1 लीटर ये पानी लेंगे तो 1 लीटर ये भी हमें ये लिक्विड भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वी एल है वो वी डब्ल्यू के बराबर होगा, वी डब्ल्यू के बराबर होगा। तो जो हमारा फॉर्मूला या जो भी कह सकते हैं वो बन के आएगा एस इक्वल टू गामा एल अपॉन गामा डब्ल्यू एट 4 डिग्री सेल्सियस आएगा इस टाइप। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप बन के आ रहा है, इक्वल टू गामा एल अपॉन गामा डब्ल्यू मीन्स लिक्विड और वाटर। सो हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, गामा इक्वल सिग्मा, सॉरी, गामा इक्वल टू सिग्मा जी या रो जी। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं लिक्विड के लिए तो S इक्वल टू हो जाएगा रो एल इंटू जी अपॉन रो डब्ल्यू इंटू जी। जी और जी अगर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बन के आ जाएगा S इक्वल टू रो एल अपॉन रो डब्ल्यू। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप हमारे पास बन के आ जाएगा। तो इस पूरे जो कहानी हुई इससे हम एक चीज निकाल सकते हैं कि S इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू गामा एल अपॉन गामा डब्ल्यू या फिर रो एल अपॉन रो डब्ल्यू। मीन्स कि अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो आप लिक्विड ऑफ वेट अपॉन वेट ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, किसी का भी रेशियो ले लीजिए, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने पहले अभी पढ़ा हुआ था, यहाँ पर हर जगह हम लोग, आप देख रहे होंगे 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस की बातें कर रहे हैं। तो आपको कभी कभी समझ में आया होगा ये 4 डिग्री सेल्सियस क्यों।
हर जगह 4 डिग्री सेल्सियस की बातें क्यों, ये 4 डिग्री ही क्यों? तो 4 डिग्री सेल्सियस इसलिए क्योंकि इफ टेम्परेचर इंक्रीज द डेंसिटी डिक्रीज एंड वॉल्यूम इंक्रीज, मीन्स कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर की वजह से दो चीजें चेंज हो रही हैं। तो रो एंड वी इज द फंक्शन ऑफ टी, मीन्स अगर टी चेंज होगा तो ये दोनों भी चेंज होंगे, एक बढ़ेगा एक घटेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेम्परेचर आप देख रहे हो 4 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास टेम्परेचर की बात आई, तो एक ग्राफ हम देखते हैं। जो हमारा वाटर है वो इस ग्राफ को फॉलो करता है। ठीक है, ये मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर टेम्परेचर, ये है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो 4 डिग्री सेल्सियस है यही एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर वॉल्यूम जो है वाटर का हमेशा सबसे कम रहता है। अगर टेम्परेचर इससे बढ़ेगा तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर इससे टेम्परेचर घटेगा तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ गए? इसीलिए हम 4 डिग्री सेल्सियस लेकर चलते हैं। ठीक है, समझ गए ये चीज? तो ये जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज मिनिमम एंड द डेंसिटी वाज मैक्सिमम। अगर वॉल्यूम यहाँ पर मिनिमम होगा तो मैक्सिमम डेंसिटी तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम ही होगी, क्योंकि डेंसिटी डिक्रीज करती है अगर टेम्परेचर बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ता है। तो वॉल्यूम जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये बात आती है। ठीक है, तो क्या होता है कि यही 4 डिग्री सेल्सियस, और जो वाटर का टेम्परेचर होता है वाटर वो 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक है, डेंस वाटर। तो क्या होता है कि जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे कभी कुछ कुछ लोग जैसे अमरनाथ या केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं, वहाँ गंगा जी नहा लेते हैं ठंडे ठंडे में बिल्कुल। तो वहाँ पर रीज़न यही रहता है क्योंकि वाटर का टेम्परेचर होता है 4 डिग्री, बाहर का वातावरण का टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब तुम 4 डिग्री से 0 डिग्री पे आओगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें ठंड थोड़ी लगेगी। तो जैसे 4 डिग्री पानी में वो गए, नहा के बाहर निकले तो बाहर तो ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए पानी के अंदर उन्हें ठंड नहीं लगती है। तो आप लोग समझ सकते हो कि पानी को जिसने भी बनाया या फिर जो भी उसकी प्रॉपर्टीज दी काफ़ी सोच समझ के दी। तो 4 डिग्री सेल्सियस इसीलिए होता है। आप लोग समझ गए होंगे, ना समझ में आया तो आप लोग बताइएगा तो मैं दोबारा इस पे एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है, तो अपने ही टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो चल रही थी। तो यहाँ पर अगली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है हमारी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी को अगर मैं हिंदी में डिफाइन करूं तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। गाढ़ापन मीन्स की रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। जितना पानी गाढ़ा होगा विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। समझ गए? अगर पानी सिंपल है तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी। समझ गए? तो यहाँ पर अगर हम तीन चीज़ें लेते हैं, कोल टार, हनी शहद को, और वाटर, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि इधर से इधर आने पर विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है। मीन्स कोल टार सबसे गाढ़ा होता है, फिर हनी होता है, फिर वाटर होता है। तीनों को एक साथ बाल्टी से पैप बहा दो, पानी सबसे आगे जाकर रुकेगा, हनी उसके बाद कोल टार तो वहीं रुक जाएगा। तो विस्कोसिटी डिक्रीज, तो ये क्या होता है यहाँ इधर की ओर डिक्रीज हो रही है।
तो इसको हम एक तरह से समझ सकते हैं कि क्या होता है कि ये मान लीजिए हमारे पास एक लेयर है, ठीक है। अब इस लेयर में हो रहा है फ्लो। आपको पता है फ्लो ऑफ वाटर कैसे होता है, लेयर्स में होता है। जो पानी जो बहता है, आपको पता होना चाहिए कि पानी लेयर्स में बहता है, एक के ऊपर एक लेयर जो होती है उसमें बहता है। तो इस टाइप में पानी बहता है। ये फिगर बन गया, ठीक है। अब क्या होगा कि हम ये क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, ये क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको हम समझने के लिए ये कर देते हैं कि हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बनाते हैं। ये हमारा हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये y है, एक ये लेयर है और एक ये लेयर है। तो ये लेयर यहाँ पे आ रही है, ये लेयर यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये है du, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इन दोनों लेयर की ये है dy। ये ध्यान रखिएगा, ये जो लेयर्स है ना, ये ऐसे सामने से दिख रही हैं, बट पीछे ये पूरी एक बड़ी सी लेयर है, ये दूसरी एक पूरी बड़ी सी लेयर है। इस टाइप में ये पूरी लेयर की लेयर मूव कर रही है एक के ऊपर एक, ठीक है। अब जब लेयर्स मूव करेंगी एक दूसरे के ऊपर तो क्या होगा, शियर स्ट्रेस जनरेट होगी। हमने पढ़ा है कि जब लेयर्स एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं तो शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है। शियर स्ट्रेस जनरेट। अब क्या होगा, थ्योरेटिकली जो टॉप ऑफ द सेक्शन है, आपको दिख रहा होगा इस फिगर में कि मैक्सिमम वॉल्यूम किधर, ये वॉल्यूम फ्लो का जो है, इस टाइप में हम मान लेते हैं कि ये हमारा फ्लो ग्रेडियंट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 0 है और यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ पर, तो एट द टॉप मैक्सिमम। सो theoretically at the top layer velocity will be maximum, हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट जो ये हमने बनाया उसके लिए। बट प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो टॉप पे नहीं होती है, उससे हल्का सा नीचे, स्लाइटली, ठीक है, यहाँ पर, मतलब जो भी टॉप लेयर होगी उससे नीचे। इसीलिए जब आप ऊपर से देखते हो ना तो पानी आपको बिल्कुल सामान्य दिखता है कि हल्का हल्का बह रहा है, बट जब आप कूदते हो या नीचे जाते हो तो आपको दिखता है कि पानी बहुत तेज बह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पानी सबसे कम, फिर धीरे धीरे धीरे, तो मतलब ये होता है कि जैसे क्या होता है कि नदियों में क्या होता है, कीचड़ जमा हो जाता है, या नदियों के नीचे जो होते हैं ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं तो जो पड़ी रहती हैं, तो वो मूव क्यों नहीं करती हैं, इसीलिए क्योंकि वहां पर वेलोसिटी 0 होती है या एक तरह से नेग्लेजिबल होती है। अगर पानी बह रहा हो लेयर्स में और यहाँ पर भी अगर उसी स्पीड में बह रहा होता जो यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है मिट्टी उट्टी सब लेकर बहता साथ में। तो बहता है लेकिन बहुत धीमे धीमे बहता है, इसीलिए हमें पानी बहुत साफ दिखता है। आप ऊपर से देखो तो कंकड़ नीचे के मूव नहीं कर रहे होते, लेकिन ऊपर पानी काफी तेजी से बह रहा होता है, ठीक है। तो ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, समझ गए। तो टॉप लेयर पे थ्योरेटिकली अगर आपसे कोई पूछे तो थ्योरेटिकली मैक्सिमम जो होता है वेलोसिटी वो टॉप पे होता है, बट इन प्रैक्टिकली यहाँ पर स्लाइटली थोड़ा सा लोअर देन टॉप लेयर। सो ये होता है। तो यहाँ पर जो हमारी बात हुई शियर स्ट्रेस की, तो यहाँ पर हमने जो देखा ये, तो विस्कस फोर्स जो था, विस्कस फोर्स, ठीक है। तो एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि जितना बड़ा एरिया होगा, जो यहाँ पर हमने देखा ये लेयर्स जो थे, तो लेयर्स का कुछ ना कुछ एरिया होगा। ये जो ये लेयर है इसका एक एरिया होगा, तो जितना बड़ा एरिया होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और उतना ही धीरे धीरे पानी बहेगा, ठीक है। आप अगर खड़े होकर दौड़ रहे हो तो आपके पैर के तलवे केवल जमीन पर लगेंगे,
तो आप तेज भाग पाओगे। अब मैं कहूँ तुम लेट के दौड़ो, तो लेट के अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट अगर जमीन पर टच करेगा तो ऑब्वियस सी बात है तुम ज्यादा तेज नहीं भाग पाओगे। इसलिए जो रेसर होते हैं वो पूरे पैर जमीन पे नहीं रखते हैं, वो केवल आगे वाला पोर्शन, पंजा जिसे कहते हैं, वो जमीन। तो एरिया से एरिया जितना ज्यादा, विस्कोसिटी उतनी ज्यादा। जितना एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा विस्कोसिटी होगी। तो यहां से हम एक चीज देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एरिया को हम बोल सकते हैं कांटेक्ट एरिया, ठीक है, कांटेक्ट एरिया। तो यहां पर एफ वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। डी यू क्या है और डी वाई क्या है, ये हमने यहाँ पर इस फिगर देखा हुआ था। ये डी यू है और डी वाई, समझ रहे। अभी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि ये है क्या चीज। तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात है, तो कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास, अभी एक चीज ध्यान रखिएगा कि दो चीजें आपने पढ़ी होंगी, एक ग्रेडियंट, एक जो अभी हमने पिछली बार पढ़ा था रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस। तो इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि आपको आगे कभी कंफ्यूजन ना हो। कि रेट जो होता है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, इस टाइप में अगर dv अपॉन dt लिखा है, रेट की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये क्या है, इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज जरूरी है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। बट जो ग्रेडियंट की बात आती है, ग्रेडियंट यहां पर आया dv अपॉन dx, तो मान लीजिए। सो चेंज जो भी कुछ हो रहा होगा या वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, समझ गए। एक होता है टाइम से, एक होता है डिस्टेंस से। तो जो डिस्टेंस में चेंज आता है उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट, और जो टाइम में चेंज आता है वो होता है रेट, ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, शायद आप लोगों को पता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, या फिर एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं ए डी यू बाई डी वाई, लिख सकते हैं सिंपली। तो जब एफ वी इक्वल टू, यहाँ से एक कांस्टेंट आएगा ए, जो हम म्यू लिख देते हैं, ए डी यू बाई डी वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आगे, जहाँ पर म्यू जो है, वेयर म्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। ये डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यही जो होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, यही होती है हमारी। तो इसकी यूनिट की बात हम कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, यूनिट। यूनिट ही हर जगह पूछी जाती है भैया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, बिना यूनिट के कुछ काम नहीं चलेगा। यूनिट ऑफ म्यू, तो क्या था, एफ इक्वल टू म्यू ए डी यू अपॉन डी वाई ए, ठीक है। एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। म्यू के यूनिट निकालनी है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। डी यू क्या है,
लेयर्स के बीच का, मीटर पर सेकेंड, नीचे क्या है डिस्टेंस m, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये जो यूनिट है ना, ये गेट में पूछी जा चुकी है, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये गेट का ऑब्जेक्टिव में आ चुकी है। आप पिछले क्वेश्चन अगर सॉल्व किए होंगे आप लोगों ने, कुछ सीरियस होंगे, तो आपको मिल गया होगा ये न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास वो होता है क्या, डायमेंशनल फार्मूला, वो कुछ इस टाइप में होता है। न्यूटन का क्या होता है, mL/T-2, एस का होता है टाइम t, नीचे हो गया एल स्क्वायर। सॉल्व कर लिया, सो mL-1T-1, ये हमारा आ गया डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला मैं इसलिए बताता जा रहा हूँ, एक ध्यान रखना, आप लोगों का एक पूरा चैप्टर ही है डायमेंशनल एनालिसिस, या तो अभी पढ़ लो या तो उस टाइम पढ़ोगे, तो साथ साथ पढ़ते चलो तो ज्यादा सिंपल पड़ेगा, ठीक है। तो अब बेसिक यूनिट की बात हम करते हैं। बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट म्यू की होती है केजी एस माइनस। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, तो बेसिक यूनिट होती है केजी पर मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है। या इसे हम कहते हैं एमकेएस या उसमें एसआई में। तो म्यू की जो ये होती केजी मीटर सेकेंड को हम ये लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है हमारे पास, ये होता है पास्कल इंटू सेकेंड। तो ये चीज ध्यान रखिए। और ये जो क्वेश्चन, ये जो है ना, ये यूनिट, ये ईएससी और गेट दोनों में आ चुका है। तो ये एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि जो विस्कोसिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब बात आ जाएगी सीजीएस में, ये हो गई एसआई। अब सीजीएस में होती है केजी पर मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है। तो 1 केजी पर मीटर सेकेंड, तो जब हम चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 का मल्टीप्लाई, केजी को ग्राम में चेंज करना है तो 1000 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर था हमारे पास, ये होता है 10 पॉइज के बराबर, समझ गए। तो पॉइज क्या हुआ, ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। सो यहां से हमें ये पता चला कि 1 पॉइज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। तो सीजीएस में जो ईएसई में आया था वो था 10 डाइन, डाइन भी एक यूनिट होती है, डाइन इंटू सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, समझ गए। तो ये जो चीज़ थी ना, ये क्या है, सेम चीज़ है, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, उसी की यूनिट है। और उसको इस फॉर्म में उसने पूछ दिया था, ये ईएसई में आया था। तो भाई यूनिट इसकी आप सारे सीजीएस, एमकेएस,
FPS सब में रट डालो तो आपका 1-2 नंबर तो कन्फर्म। ठीक है, तो विस्कोसिटी की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। तो आगे एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे इसी के साथ, विस्कोसिटी ऑफ वाटर। विस्कोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर हम क्या करेंगे, W एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस पे हम लेते हैं विस्कोसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पर आप ये मत लेना 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर तो बहुत तेज बहेगा। 20 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर, वाटर एक सामान्य टेम्परेचर पर आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं जो होती है वैल्यू 1.002 सेंटीपॉइज। ये जितनी मैं लिखा रहा हूँ ना, ये सेंटीपॉइज, ये वैल्यूज, ये आपको रट लेनी है, टैटू बनवा लेना हाथ में इसका। 1, इसको हम लिख सकते हैं सेंटीपॉइज, ठीक है, 1 सेंटीपॉइज। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 0.01 पॉइज, 100 से डिवाइड करने पर, क्योंकि सेंटी है ना, तो पॉइज में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.01 आ जाएगा। या फिर इसे हम लिख सकते हैं 0.001 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं इसको हम कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाई 10 से ये हम निकल आएगा, इससे डिवाइड कर देंगे 10 को तो ये निकल आएगा, ये डिवाइड 1/10 करने पर आएगा, ये आएगा 1/100 करने पर आएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई वाटर, ठीक है। अब बात आएगी विस्कोसिटी ऑफ एयर। विस्कोसिटी ऑफ एयर होती है 0.0183 सेंटीपॉइज। याद रखना, धोनी का हाईएस्ट है 183, विराट कोहली का भी हाईएस्ट 183, हमारे सौरव गांगुली का भी हाईएस्ट 183। तो इससे आप लोग याद कर सकते हो, क्रिकेट प्रेमी है। बाकी अपना देख ले भाई कैसे याद करना। तीनों कैप्टन जो इंडिया के रहे हैं, काफ़ी सफल कैप्टन, उनका है 183 हाईएस्ट, 0.0183 सेंटीपॉइज। तो ईएससी में क्या आया था, मुद्दा ये रखता है। गेट में तो अभी तक इससे क्वेश्चन आए हैं 1-2, बट ईएससी में जो आया था वो आया था विस्कोसिटी ऑफ वाटर और विस्कोसिटी ऑफ एयर का रेशियो बताओ। तो 0.002 अपॉन 0.0183। ये क्वेश्चन पूछने से उनको क्या मिला, उन्होंने तुम्हें अगर एक का भी नहीं पता तो निकाल नहीं पाओगे। तो इस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें सारा कुछ तुम्हारा टेस्ट हो जाए और एक ही नंबर का रहेगा, तो उनके नंबर भी खर्च नहीं होंगे, तुम्हारा नॉलेज भी चेक हो जाए। तो ये आएगा 54.75। तो डायनामिक विस्कोसिटी म्यू डब्ल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 50 टाइम्स ऑफ म्यू एयर। इसको अगर हम एयर को इधर ले जाएंगे तो ये एक रिलेशनशिप है कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर अप्रॉक्सीमेटली 50 टाइम्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर। सो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर is approximately 50 times of viscosity of air, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं। तो बस आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं, कल हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी करेंगे, ठीक है। तो उसके आगे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है।
गेट का क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉरी, यूपीएससी, यूपीपीएससी एई का क्वेश्चन है, जो अभी वैकेंसी निकली, बहुत लोगों ने भरा भी होगा, तो है। तो उसके लिए क्वेश्चन जो है हमारे पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 1 क्यूबिक मीटर of water is equivalent to, नंबर 1 ऑप्शन है हमारे पास 100 लीटर, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 250 लीटर, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 500 लीटर, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 1000। ये समझो, जो एग्जाम, ये एग्जाम कहा जाता है कि कभी कभी यूपीएससी ईएससी के बराबर भी क्वेश्चन पूछ देता है। अब जो एग्जाम ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वो एग्जाम क्या नहीं पूछ सकता, समझ लो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू, किसके बराबर? 1000 लीटर यार, पढ़ाया था अभी, बताया है मैंने क्वेश्चन, आगे आप लोग देख सकते हो, पीछे घुमा के देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। सो आज के लिए इतना ही कम रखते हैं, नेक्स्ट कल बात करेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़ेंगे, देन आगे सारा एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू।